हेलो दोस्तों विज्ञान को आसान, मज़ेदार और व्यावहारिक बनाने वाले इस चैनल फिजिक्स वर्स में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका। पिछली बार हम आपके लिए लेकर आए थे मैथ्स सीरीज़, जिसमें हमने आपको मैथ्स के फॉर्मूलाज और स्केलर और वेक्टर, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में बताया था, जिनके बिना फिजिक्स की स्टडी करना या फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना एक मुश्किल चीज़ है। इस बार हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेन फिजिक्स से। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मेन फिजिक्स में एक बहुत बड़ा रोल है दोस्तों मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स एक ऐसी चीज़ है जो फिजिक्स की हर शाखा में थोड़ी थोड़ी घुसी हुई है, थोड़ा थोड़ा अपना वर्चस्व रखती है। तो जब आप मैकेनिक्स पढ़ लेते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील होता है और उस कॉन्फिडेंस के बल पर आप फिजिक्स की दूसरी शाखाओं को भी समाधान कर पाते हैं, उनके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स अगर हम कहें फोर्स से रिलेटेड चीज़ें और जो मोशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, दुनिया में आप जो भी चीज़ें देखेंगे दोस्तों, वहाँ आप महसूस करेंगे कि मोशन का बहुत बड़ा योगदान है। चीज़ें जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है तो उनमें एक ऊर्जा पैदा होती है, उनमें एक एनर्जी पैदा होती है, एक वर्क करने की कैपेबिलिटी उनमें डेवलप होती है। इसी वजह से मोशन और मैकेनिक्स जो है वो नेचुरल एटमॉस्फेयर में भी और फिजिक्स में भी अपना वर्चस्व रखती है। तो वही चीज़ आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए। मैकेनिक्स का ये पार्ट फर्स्ट है दोस्तों। इसमें हम जो टॉपिक आपके लिए डिस्कस करने जा रहे हैं, हम आपको बताएंगे मैकेनिक्स जो है, काइनेमेटिक्स इसका नाम रहेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। तो मैकेनिक्स रहेगा, काइनेमेटिक्स जिसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, मोशन इन 1D, 2D और 3D, इसके बारे में हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से मोशन किया जाता है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये कुछ एट्रीब्यूट्स रहेंगे मोशन के, जिनके आधार पर मोशन की स्टडी की जा रही है। दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें हमने फोर्स नहीं लिखा है, उसका एक रीज़न है जो कि हम आपको अभी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि काइनेमेटिक्स जो है, ठीक है, काइनेमेटिक्स जो है हमने चैप्टर का नाम लिखा है, और ये चैप्टर का नाम हमने काइनेमेटिक्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैकेनिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, अगर आप 11th की बुक में भी देखें तो जो फर्स्ट 2 चैप्टर है, अगर आप डायमेंशन और एरर को हटा दें तो फर्स्ट 2 चैप्टर जो आपके हैं, दैट इज मोशन इन 1D और मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, दोनों ही चैप्टर जो हैं वो आपके काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। उन दोनों ही चैप्टर में हम बात नहीं करते हैं इस बात की कि मोशन का कॉज क्या था। दोस्तों ध्यान देना कि हम अगर सारी चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हमने कॉज को दूर हटा दिया है, हमने मोशन की स्टडी वहाँ से शुरू की है जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है। मोशन क्यों हुआ है इसमें हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। व्हेन वी आर गोइंग विद काइनेमेटिक्स, मोशन कैसे हो रहा है इस बात पर हमारा पूरा जोर रहेगा। इस बात को हम ध्यान देंगे कि मोशन कैसे हो रहा है, बजाय कि इसके कि मोशन क्यों हो रहा है। मोशन क्यों हो रहा है ये चीज़ हम देखेंगे लॉ ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स जब एंट्री करेगा फिजिक्स में, तब हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका मोशन हो रहा है, वजह क्या है उसकी। उससे पहले हम वजह की चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी मैकेनिक्स। दोस्तों मैकेनिक्स जो है ये आपके मोशन को डिफाइन करती है। इट इज ऑल रिलेटेड टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी when force is applied on it externally, when force is applied on it externally। दोस्तों यहाँ पे हम सारे फोर्सेस जो पढ़ रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि फोर्सेस को हम, जैसे मान लीजिए हमने इस पर फोर्स लगाया,
ठीक है। तो जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे इसमें मोशन स्टार्ट होगा। और हम पहली बात तो हम फोर्स की स्टडी काइनेमेटिक्स में नहीं कर रहे हैं, तो मोशन जब स्टार्ट हो गया वहां से हमारा इवेंट शुरू होगा, ठीक है। तो मोशन स्टार्ट हो गया आपका। अब हम इस पर स्टडी कर रहे हैं केवल बाहर से लगाए हुए फोर्सेस की वजह से इसमें कितना मोशन हो रहा है ये हम यहाँ से जज कर रहे हैं। दोस्तों एक चीज ये है कि अगर हम यहाँ बैठ के जज करें कि इसके फोर्स लगाने पर इसके अंदर के फोर्सेस किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, तो ये होती है आपकी अंदर से फोर्सेस को बैलेंस करने वाली या फोर्सेस को देखने वाली स्टडी, जो कि हम 11th के दूसरे पार्ट यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो है, जहां हम देखेंगे अंदर बैठकर कि फोर्स बाहर से जब लगाए जाते हैं तो हम मोशन नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि अंदर उसके अंदर जो है मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या चेंजेस दिखाई देते हैं, ठीक है। कितना ऑब्जेक्ट कंप्रेस होता है, कितना एक्सपांड करता है, ये हम देखेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं इसको पूरा का पूरा बाहर से। तो जब हम इसके मोशन की स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं मोशन ऑफ अ बॉडी व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एक्सटर्नली। जब बाहर से आप फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें क्या मोशन हुआ, ये यहाँ था, ये ऊपर गया, ये साइड में गया, कहाँ नहीं गया, ये सब हम देखते हैं इस चीज में जिसमें कि मैकेनिक्स हम कहते हैं, ठीक है। तो मैकेनिक्स का मतलब आप समझे कि हम मोशन की स्टडी करेंगे जब हम बाहर से देख रहे हैं कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, दैट विल बी कॉल मैकेनिक्स। दोस्तों दूसरी चीज मैकेनिक्स में सबसे पहले आती है काइनेमेटिक्स, ठीक है। जब हम मैकेनिक्स स्टडी करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स के साथ। काइनेमेटिक्स के बारे में अगर आप देखें तो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन का विदाउट सीइंग व्हाट द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, व्हाट द कॉज वाज द मोशन का कॉज क्या था, इसकी स्टडी किए बिना हम मोशन की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम ये है इस पर फोर्स लगाया गया और ये इस चालू हो गया u वेलोसिटी से और थोड़ी देर में इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो हम सब पढ़ेंगे लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे कि ये वेलोसिटी में चेंज जो है वो आपका किस वजह से हुआ, दैट इज काइनेमेटिक्स। बस वजह हटा दीजिए, मोशन में से वजह हटा दीजिए, आपका काइनेमेटिक्स हो जाएगा। तो हम नहीं पढ़ेंगे वजह के बारे में, तो हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे मोशन स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ और होगा क्या। दोस्तों जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स में, तो इसमें हम लिख देते हैं विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मोशन के कॉज को बिना ध्यान में रखे हुए हम स्टडी करते हैं, और कॉज ऑफ मोशन जो कि क्या है, फोर्स। दोस्तों फोर्स है मोशन का कॉज, उसकी स्टडी अभी हम नहीं करेंगे। तो काइनेमेटिक्स में आप स्टडी करने जा रहे हैं मोशन की। तो मोशन आपका स्टार्ट होता है आपका रेफरेंस पॉइंट से। ये रेफरेंस क्या चीज है दोस्तों, अभी आपको हम बताते हैं रेफरेंस क्या चीज है। दोस्तों कभी भी आपने अपने घर का पता बताया होगा, कभी भी आपने जब अपने घर का पता बताया होगा तो इस चीज को जरूर बताया होगा कि मेरा घर फलाने स्कूल के पास है, मेरा घर उस टेम्पल के सामने है, मेरा घर उस पार्क के पीछे है, मेरा घर इस टेम्पल के सामने है, मेरा घर इस चीज के अगल या बगल में है। इस तरीके से आपने बताया होगा। तो जिस भी चीज का आप वहां पर रेफरेंस दे रहे थे वही आपके लिए रेफरेंस था,
ठीक है, तो जिस चीज के बारे में आप बता रहे थे कि मेरा घर टेम्पल्स के सामने है, तो उस समय टेम्पल को आप एज ए रेफरेंस यूज कर रहे थे। तो फिजिक्स में भी हमको यही करना है दोस्तों। फिजिक्स में हमको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या बॉडी की मोशन या फिर उसकी पोजीशन को डिसाइड कर सके। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट लेना ऐसे फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो हम कहाँ मंदिर, कौन सा स्कूल, कौन सा पार्क लेंगे। तो हमने एक ओरिजिन जो है वो मान लिया है, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करने के बाद बनता है। ये ओरिजिन हमने मान लिया है दोस्तों। जो चीज़ हम मानते हैं वो आप कहीं भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है 0 पर ही माने। 0 पर मानने का एक विशेष रीजन है कि जब भी आप 0 को किसी चीज़ में से घटाते हैं तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। इस चीज़ को हम कई जगह यूज़ करेंगे दोस्तों। हम रेफरेंस जब भी लेते हैं तो एक ऐसी चीज़ लेते हैं जो सबके लिए सेम हो और कैलकुलेशन में कम से कम बाधा बने। तो ऐसी चीज़ बनती है हमारी 0 कैलकुलेशन में कम से कम आपको ऑब्स्टेकल देता है। ठीक है, इसको हम कई जगह देखेंगे। तो इस तरीके से इसको कहते हैं हम ओरिजिन पॉइंट है। इसको पूरे सिस्टम को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम दो एक्सिस एक्स और वाई को, ठीक है, एक्स और वाई को एक दूसरे से कट होता हुआ बताते हैं, जिसमें कि हम उनके कटिंग पॉइंट को 0 या ओरिजिन से बताते हैं। अब हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन कर सके। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पोजीशन। व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन किसी भी स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन है। अभी हमारे लिए स्पेस ये हो चुका है। तो अगर हम बताएं कि कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 4 पॉइंट पर है, तो 3 यहाँ एक्स एक्सिस पर आपको 3 चलना है, 1 2 3, और वाई एक्सिस पे आपको 4 चलना है। तो ये इनका कॉमन पॉइंट हो गया है। इसको कहेंगे हम एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 4। तो ये आपकी पोजीशन हो गई दोस्तों, इस पॉइंट की, पॉइंट P1 की पोजीशन हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आपको पोजीशन अगर चेंज होती है, मान लो थोड़ी देर बाद कोई ऑब्स्टेकल जो है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका चेंज होकर चला जाता है 5 और 3 पर, तो यहाँ पर आपकी 3 4 5 पर चला जाता है और 3 पर आ जाता है। तो ये पोजीशन चेंज होकर आपकी 5 और 3 पर आ गई है। इसको कहेंगे P2। तो इस तरीके से पोजीशन में आपको चेंज दिखाई देता है, और इसी तरीके से हमें पोजीशन में पता चलता है कि रेफरेंस में कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेफरेंस वाला पॉइंट। दोस्तों रेफरेंस कभी भी ऐसी चीज का नहीं दिया जाता है जो खुद अपनी पोजीशन बदल ले। आपने कभी रेफरेंस नहीं दिया होगा कि मेरा घर जो है वो सफेद गाय के सामने है, मेरा घर जो है वो काले कुत्ते के सामने है। नहीं दोगे आप इस तरीके का रेफरेंस, क्योंकि आपको पता है कि सफ़ेद गाय कल और कहीं चली जाएगी। ठीक है, काला कुत्ता कल वहाँ नहीं मिलेगा, जहाँ रोटी पड़ी होगी वहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से रेफरेंस नहीं दे सकते, जो कि चीज़ें वेरिएबल हैं, जो कि अपना जगह बदल लेती हैं। इसीलिए हमने ओरिजिन को अपना रेफरेंस दे रखा है, क्योंकि ओरिजिन जो है वो आपका 0 पे माना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हुई आपकी रेफरेंस के बारे में। उसके बाद आता है आपके पास में एक टॉपिक जिसका कि नाम है पोजीशन वेक्टर। दोस्तों अभी क्या चक्कर है कि हमने ये पोजीशन बता दी है। ठीक है, ये पोजीशन हमने बता दी है, जिसको कि हम कह सकते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं डायग्राम को ताकि हम साफ बना पाएँ। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि पोजीशन क्या चीज़ है। उसके बाद हम लेते हैं पोजीशन वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या चीज है दोस्तों? जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको बताने के लिए एक वेक्टर यूज करते हैं। वेक्टर हमने आपको बताया था कि वेक्टर एक ऐसी फिजिकल नेचर है या ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों देती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पर है और इस पॉइंट से हमने ओरिजिन को मिला दिया। ठीक है, ये पॉइंट था आपका लेट सपोज x1 y1। ठीक है, x1 y1 ये वाला पॉइंट था और थोड़ी देर में इसको पोजीशन कह सकते हैं p1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये जो आपका वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 0 से हम ले सकते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं r1। ठीक है, r1 है इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि इसकी पोजीशन चेंज होकर हो गई है आपकी p2, जिसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए आपको x2 और y2 है। ये रहा वो पॉइंट। ठीक है, इसको भी हम मिला देते हैं, ये हो गया आपका P2 और R1 ये और R2 ये। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको वेक्टर है तो आपको मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग एक मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, हमने आपको बताया था वेक्टर को मार्क करने के लिए मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को बताते हैं, तो ये इस तरीके से वेक्टर को बताया जाता है। तो हमने दो वेक्टर R1 और R2 दोनों को हमने यहाँ पर बता दिया है। दोस्तों ध्यान से देखोगे आप तो ये पता चलेगा आपको कि R1 भी एक वेक्टर है और R2 भी एक वेक्टर है जो कि P1 पॉइंट की पोजीशन को कर रहा है डिफाइन। इसी वजह से इसको कहते हैं आप पोजीशन वेक्टर। तो R1 जो है वो आपका पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर स्पेस में बनाया गया वो वेक्टर है जो किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करता है। तो ये हो गया आपका R2, ये भी आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, इसके साथ ही एक वेक्टर और जन्म लेता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब ये क्या चीज है? जब हम देख रहे हैं कि P1 से P2 की तरफ एक चीज जो है या एक ऑब्जेक्ट जो है वो शिफ्ट हो गया है, तो इसने एक डिस्प्लेस्ड हुआ है या एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन अभी वेक्टर के फॉर्म में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। तो एक डिस्प्लेसमेंट हो गया है यहाँ से यहाँ। दोस्तों इसमें डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको फिजिक्स में, स्पेशली उन चीज़ों में जो कि किसी विशेष डायरेक्शन में है। P पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा तो यही मिलेगा, यहाँ नहीं मिल सकता, यहाँ नहीं मिल सकता। इस वजह से ये एक डायरेक्शनल एलिमेंट है। ठीक है, इसीलिए इसको पोजीशन वेक्टर से अपन ने बताया है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर वेक्टर के एडिशन का ट्रायंगल लॉ लगाएं दोस्तों, तो आपको पता चलता है, ये मान लीजिए आप R12, ठीक है, इसको हम कह देते हैं R12, इसको कह देते हैं हम R2, इसको कह देते हैं हम R1। ठीक है, ये सभी वेक्टर हैं। R12 मतलब कि डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, अब हम इस पे लगाते हैं ट्रायंगल लॉ, तो हमें पता चलता है कि ट्रायंगल लॉ जब हम कैसे लगाते हैं, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये लाइन इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो तीसरी लाइन जो आपकी ट्रायंगल की रहेगी, तीसरी साइड जो रहेगी आपकी ट्रायंगल की, वो टेल से हेड तक जाएगी। तो यहाँ टेल टू हेड, फिर हेड टू, यहाँ टेल टू हेड, तो फिर यहाँ से टेल टू हेड जाएगा। तो दो वेक्टर का सम, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो तीसरा वाला यहाँ से यहाँ। एक साइक्लिक ऑर्डर फॉर्म नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाए। ट्रायंगल लॉ में इस चीज़ का ध्यान रखो कि ऐसा नहीं हो जाए
कि आपका साइकिल बन गया, ये गलत है, ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो तीसरा यहाँ से यहाँ, तो अगर हम लिखें R1 ट्रायंगल लॉ से, दोस्तों राइटिंग का थोड़ा सा अपना रहेगा कि भाई इसमें तेज लिखने के चक्कर में राइटिंग थोड़ी सी अपनी मिस हो जाती है, तो उसको आप थोड़ा सा इसको एक बार देख लें। तो R1 प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2। ठीक है, तो R12 जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हो गया आपका R2 माइनस R1, यानी कि डिफरेंस बिटवीन पोजीशन, डिफरेंस बिटवीन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट की शुरुआत भी हो जाती है और एक अच्छी खासी डेफिनेशन यहाँ मिल जाती है आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखने की है दोस्तों कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन, ओरिजिन पे नहीं कर रहा है, पोजीशन पे कर रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप देखें कि पोजीशन वेक्टर दोनों जो हैं ये ओरिजिन पे शिफ्ट, ओरिजिन पे जो है वो निर्भर कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। अगर ओरिजिन यहाँ शिफ्ट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ओरिजिन अगर मान लीजिए यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो देख लीजिए आपका डिस्प्ले यहाँ शिफ्ट होता है तो दोनों ही पोजीशन वेक्टर जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तब भी वही रहेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन बन सकता है, नीट लेवल पे तो बन ही सकता है कि जो पोजीशन वेक्टर है वो आपका ओरिजिन की लोकेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो ये आपका हुआ रेफरेंस। अभी आज हमने आपको बता रहे हैं मैकेनिक्स के बारे में, मैकेनिक्स की एक ब्रांच काइनेमेटिक्स के बारे में, दूसरा हम बता रहे हैं आपको रेफरेंस के बारे में, पोजीशन वेक्टर के बारे में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों और हम आपको बताते हैं मोशन कितनी डायरेक्शंस में हो सकता है। इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका मोशन की स्टार्टिंग। दोस्तों आप धीरे धीरे पढ़ते जाइए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फिजिक्स में हम जो बात बोलते हैं कि फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक, तो तीनों चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बन पाए, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट बनेगा किसी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें एज ए टीचर टीचर्स का रोल होता है या फिर टीचर्स का काम होता है स्टूडेंट को उस सब्जेक्ट के प्रति बहुत ही जिज्ञासु बना देना। ठीक है, अगर हम उसको स्टूडेंट्स को जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं, थोड़ा मज़ा उसमें क्रिएट कर देते हैं इस सब्जेक्ट के लिए, नॉट अनदर फॉर्म में। कई जगह हम देखते हैं कि कुछ भी चुटकुले सुनाए जाते हैं, कुछ ऐसा करा जाता है, वो नहीं है। डांस किया जाता है कहीं पे, वो नहीं है। सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना है आपको। ठीक है, तो सब्जेक्ट के लिए अगर हम आपको इंटरेस्ट डेवलप कर देते हैं तो आपको उसमें मज़ा आने लग जाता है और समझ में भी आने लग जाता है। ठीक है, बहरहाल तो देखते हैं हम मोशन इन 1D, 2D और 3D। दोस्तों मोशन को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। मोशन या तो होगा ट्रेन का, ट्रेन लगभग एक सीधी डायरेक्शन में चलती है, एक डायमेंशन में चलती है ट्रेन लगभग, ऐसे तो मुड़ेगी भी ट्रेन, लेकिन लगभग ट्रेन जो है वो आपकी डायमेंशन सीधी रखती है। एक होता है बस का मोशन, और एक होता है दोस्तों एरोप्लेन का मोशन। एरोप्लेन या इंसेक्ट, जो मच्छर मक्खी हैं, उनका जो मोशन होता है। ठीक है, तो ट्रेन जो है वो आपका 1 डायमेंशनल 1D मोशन है। दिस इज 1 डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है
कितने डायरेक्शन में कोई चीज का फैलाव हो सकता है किसी क्वांटिटी का। तो यहाँ डायमेंशन जो है वो आपका 1 है, केवल एक डायमेंशन, एक डायरेक्शन में ये चीज बढ़ सकती है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे दूसरे, या तो ये हो गया आपका 1 डायमेंशनल मोशन, इसको स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। या इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये वाले मोशन में आप देख रहे हैं जिसमें हम अपनी राइटिंग भी कर रहे हैं। दोस्तों हम जो राइटिंग कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं 2D में, 2 डायमेंशनल मोशन है। मेरे मार्कर का अगर आप देखें मोशन तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। कैसे भाई, मार्कर आपका एक तो ऐसे चल सकता है और ऐसे चल सकता है। ऐसे तो मैं मार्कर चला नहीं सकता, चला तो सकते हैं लेकिन वो कुछ छपेगा नहीं, उससे आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम चला सकते हैं मार्कर को, इस तरीके से चला सकते हैं। ऐसे आप देख रहे हैं कि आपका टेलीविजन है, सिनेमा का पर्दा है, वो सब 2 डायमेंशनल आपको दिखा पा रहे हैं, 3D नहीं दिखा पाते। 3D दिखाने के लिए आपको एक चश्मा लेना पड़ता है जिसकी 2 फिल्म के बीच में जगह होती है। तो दोस्तों वहाँ से आपका जैसे ही उससे क्रिएट होता है तो वो 3D मोशन आपका बनता है। तो यहाँ हम देखें आपको एरोप्लेन जो है, दोस्तों एरोप्लेन ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। तो 1D में x डायरेक्शन में भी जा सकता है, y डायरेक्शन में भी जा सकता है और z डायरेक्शन में भी वो जा सकता है। तो एरोप्लेन और इंसेक्ट जो है वो आपके 3D मोशन को फॉलो करते हैं। तो ये हो गया आपका 3 डायमेंशनल मोशन। अब दोस्तों हमारे पास में जो हमारे फिजिक्स में जो चैप्टर दिए हैं आपको 11th 12th नीट जेई में, तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने आपको केवल 1D और 2D में ही घेर कर रखा है। ऑल्दो थोड़ा सा 3D मोशन का पार्ट उन्होंने डाल दिया है गैस में। जब आप गैस की स्टडी करेंगे, मोशन गैस के पार्टिकल कैसे करते हैं, तो गैस के पार्टिकल दोस्तों 1D और 2D में मोशन नहीं करते हैं, वो 3D में मोशन करते हैं। उनको कहीं भी जाना हो सकता है। ठीक है, तो जब आप करेंगे तो थोड़ा सा आपका 3D आएगा, थोड़ा सा, नॉट मच मोर, और उसकी स्टडी भी हम 1D और 2D के हिसाब से कर लेंगे। तो तब तक हम 1D और 2D की ही स्टडी करते रहेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम 1D की स्टडी करेंगे जिसमें हम रेक्टिलिनियर मोशन, और जब हम 2D की मोशन की स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे हम मोशन इन ए प्लेन। जैसे आप देख रहे हैं कि ये प्लेन है, ठीक है, तो ये प्लेन में हम यूं भी जा सकते हैं, यूं भी जा सकते हैं, यूं नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोशन इन 1D, मोशन इन 2D एंड मोशन इन 3D। 3D की स्टडी आप लगभग नहीं के बराबर करेंगे। अब आपके पास में बच गया मोशन इन 1D और मोशन इन 2D। ठीक है, तो दोस्तों मोशन इन 1D और 2D की स्टार्टिंग हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम आपके एट्रीब्यूट्स स्टार्ट करेंगे। तो मोशन के जो एट्रीब्यूट्स हैं हम आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बता देते हैं, जो कि आपका रहने वाला है मोशन के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो आपके वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट है दोस्तों आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और सेकंड आपका रहेगा स्पीड एंड वेलोसिटी, और थर्ड आपका रहेगा स्पीड एंड वेलोसिटी के बाद में रहेगा आपका एक्सेलरेशन। इन सब चीज़ों से आप रोज मुखातिब होते हैं, रोज एनकाउंटर होते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे कि आप डिस्टेंस को काम में लेते हैं, आप स्पीड को काम में लेते हैं, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को बहुत कम काम में लेते हैं। तो ये फिजिकल जो नॉर्मल आदमी है वो डिस्टेंस और स्पीड को काम में लेता है, लेकिन जो फिजिक्स समझने वाले लोग हैं, ठीक है, तो वो आप ज़्यादातर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो है उनको चीज़ों को समझते हैं। एक्सेलरेशन आप यूज़ करते हैं, रोज़ एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को।
स्पीड ब्रेक लगाते हैं तो डी एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर में आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम चलते हैं इन चीज़ों के साथ। तो बने रहिए फिजिक्स वर्स के साथ, ठीक है। थैंक यू।